जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल एग्जाम शास्त्र। और हम लोग अभी तक संविधान पढ़ रहे थे और हमने भारत में पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास किस तरह से हुआ। पूरी हमने बात कर ली थी। हल्का सा रिकैप लेते हैं पिछली क्लास का कि हमने क्या पढ़ा था उस क्लास में, छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसकी स्थापना कैसे हुई थी और ये कंपनी भारत कैसे पहुंची और भारत में आकर किस तरह से प्लासी के युद्ध के बाद इस कंपनी ने अपने कदम भारत में एक्सपैंड करने शुरू कर दिए। और इसके ठीक बाद 7 साल बाद, ये 1757 में हुआ था और इसके ठीक 7 साल बाद बक्सर का युद्ध हुआ, 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध का नतीजा यह निकला, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि ये 1765 में हुई, इलाहाबाद की संधि। और इस संधि के बाद जो भारत का पूरा जो क्षेत्र था वो चले गया था किसके पास? अंग्रेजों के पास चले गया था। मतलब बंगाल का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों के पास जा चुका था। यहां तक हमने पढ़ा था। और अंग्रेजों के पास जाने के बाद अंग्रेज आगे थे, अंग्रेजों ने पूरा राज्य अपने कब्जे में कर लिया था। और राज्य के अंतर्गत हमने बात करी थी कि राज्य के अंतर्गत क्या होना चाहिए। एक तो भूभाग होना चाहिए, दूसरा जनसंख्या होनी चाहिए, तीसरा सरकार होनी चाहिए और सबसे अनिवार्य तत्व जो हमने बोला था वो क्या था? संप्रभुता। संप्रभुता। और ये सभी तो अंग्रेजों के पास आ चुके थे। जमीन इनको मिली गई थी बहुत सारी, लोग वहां थे ही बंगाल में, सरकार ये खुद ही थे और संप्रभुता इनके पास थी। डिसीजन ये खुद ही ले सकते थे, सारे निर्णय ले सकते थे। तो इस तरह से पूरा राज्य क्षेत्र इनके पास मिल गया। जब इनको राज्य मिल गया तो माय डियर फ्रेंड्स, राज्य को चलाने के लिए हमने संविधान में पढ़ा था कि मौलिक नियमों का समूह ये तो चाहिए होता है राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए। तो राज्य की संचालन के लिए, व्यवस्था के संचालन के लिए चाहिए क्या था? बंधु, नियम चाहिए थे, नियमों का समूह चाहिए था। और यही नियमों का समूह ब्रिटिश संसद ने तैयार किया। और इन्हीं ब्रिटिश संसद द्वारा जो तैयार किए गए नियमों को आधार बनाकर कानून, और यही कानून तो क्या था? अधिनियम। और इसी अधिनियम से हम यात्रा शुरू होगी, हमारी संवैधानिक यात्रा का श्री गणेश होगा इन्हीं अधिनियमों के माध्यम से। कि अंग्रेजों ने भारत में शासन आखिर किया तो किस तरह से किया? इतने सारे ये अधिनियम बना लिए। पहले 1773 का बनाया, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया, फिर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर चार्टर्स आए पूरे 1853 तक। और उसके बाद यात्रा शुरू हुई ब्रिटिश क्राउन की 1947 तक। तो बहुत मजा आने वाला है, पूरा हम पढ़ेंगे, यहां तक की बात क्लियर होगी मैं समझता हूं सारी, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा सीक्वेंस बनाकर आप लोग रखें ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन क्लास में ना हो और एग्जाम में भी ना हो। इतनी बात समझ में आती है? आगे अब हम बात करेंगे, हम हेडिंग लेते हैं भारत का संवैधानिक विकास। और भारत का संवैधानिक विकास की अगर मैं बात करूं तो वो 1773 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो माय डियर 1947 तक ही होगा। मगर हम इस यात्रा को 2 भागों में बांटेंगे। हम इस यात्रा को 2 भागों में बांटेंगे। एक भाग वो रहेगा जिस भाग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में शासन किया गया और दूसरा भाग वो रहेगा जिसमें ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत में शासन किया गया। दोनों भागों को पढ़ते हुए हम अंततः 1947 के अधिनियम पर पहुंचेंगे। हाँ, एक चीज और, यहां आगे आने से पहले मैं बार बार एक शब्द का यूज कर रहा हूं, अधिनियम। अधिनियम भाई, अधिनियम क्या होता है बंधु? अधिनियम आखिर होता क्या है? ये अधिनियम आखिर किस बला का नाम है? सर बार बार आप अधिनियम बोल रहे हो।
बार बार अधिनियम अधिनियम गा रहे हो, आखिर ये तो बताओ अधिनियम होता क्या है। बिल्कुल बताएंगे, अधिनियम होता क्या है, हम बिल्कुल बताएंगे। कानून निर्माण आखिर होता कैसे है, पहले दो बातें छोटी छोटी वो समझ लेते हैं, फिर हम अपनी यात्रा पर निकलेंगे जो अधिनियमों की यात्रा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले समझो, इसको शॉर्ट नोट बना लेना, चाहे आप नोट बना लो, एक बॉक्स में बंद कर लो, कुछ भी कर लो। कानून निर्माण आखिर होता कैसे है। वो ना केवल यहाँ बल्कि अगर हम वर्तमान संदर्भ में बात करें तो हमारे भारत में भी इसी तरह से कानून बनता है माय डियर, और हम उसी तरह से समझेंगे। सबसे पहले कोई भी प्रस्ताव बनाया जाता है। प्रस्ताव मतलब प्रपोजल, कि हम किस चीज के लिए कानून लाना चाहते हैं, हमारी शिकायत क्या है, हमारी परेशानी क्या है, वो उस प्रस्ताव में पूरा होता है साहब। वो प्रस्ताव बन गया और इसी प्रस्ताव के अंदर उस समस्या को सॉल्व करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम विभिन्न प्रकार के नियम होंगे, विभिन्न प्रकार के अनुदेश होंगे, विभिन्न प्रकार की इंस्ट्रक्शंस होंगी जो लोगों पर लागू होनी चाहिए। तो उनका क्रमबद्ध संकलन होगा, मतलब ऐसा मान लो नियमों का समूह होगा ये प्रस्ताव। तो नियमों का क्रमबद्ध संकलन होगा ये प्रस्ताव। महोदय प्रस्ताव बन गया, नियमों का क्रमबद्ध संकलन हो चुका है। अब ये जब आगे बढ़ेगा तो अब जब ये नियमों का क्रमबद्ध संकलन हो गया तो भैया अब इसको बोलेंगे विधेयक, अब इसको प्रस्ताव नहीं बोलेंगे। जब इसमें नियम आ गए तो ये क्या बन गया, अब विधेयक बन गया, जिसको क्या बोलते हैं साहब, बिल भी बोलते हैं। और ये विधेयक पेश किया जाएगा कहां, संसद में। ये विधेयक पेश किया जाएगा कहां, संसद में। और संसद इसको क्या कर देगा, अगर संसद ने इसको पारित कर दिया, अगर इस विधेयक को संसद ने पारित कर दिया तो भैया ये कानून बन जाएगा। अगर ये संसद ने ये विधेयक को पास कर दिया, इस विधेयक को पारित कर दिया तो यही तो अधिनियम है, यही तो अधिनियम बन गया। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक प्रस्ताव को नियमों का क्रमबद्ध संकलन के रूप में जब बना दिया जाए तो वो विधेयक हो जाता है और उसी विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। संसद अगर उसको पारित कर देती है, अगर संसद उसको पारित कर देती है, अगर पारित कर देती है तो बंधु क्या बन जाता है, यही तो कानून बन जाता है। और इसी को तो बोलते हैं अधिनियम, इसी को तो बोलते हैं अधिनियम, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्ट। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट सेटलमेंट एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो महोदय यही तो है अधिनियम। क्लियर है ये बात कि अधिनियम आखिर होती क्या चीज है, तो ये बात क्लियर होगी। चलो एक बात समझ में आई कि सर कानून निर्माण होता कैसे, ये बात हमें समझ में आ गई, हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। सर ये भी बता दो सरकार क्या होती है, ये भी बता दो कि सरकार आखिर क्या है। सरकार 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 बहुत सुना जाता है साहब ये शब्द, सरकार क्या है ये भी बता दो सर। बिल्कुल बताएंगे मैं क्या, सरकार क्या है। अगला प्रश्न लेते हैं, सरकार क्या है। देखो भैया बड़ी आसानी से समझो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार किसी भी शासन का ना जो मूर्त रूप होता है, जो दिखने वाला रूप होता है, वही सरकार है। शासन अगर हम शब्द बोले तो हमें कुछ दिखेगा नहीं, शासन कुछ दिख रहा है हमें क्या, कहीं नहीं दिखता। लेकिन हम कैसे समझ आता है कि भैया ये शासन की बात है, ये प्रशासन की बात है, जब हम किसी शासकीय पत्र को देखते हैं, जब हम किसी सरकारी आदेश को देखते हैं, जब हम किसी सरकारी कर्मचारी को देखते हैं, जब हम किसी सरकारी तंत्र को देखते हैं, जब हम किसी सरकारी कार्यालय को देखते हैं, जब हम किसी भी प्रशासनिक कार्यालय को देखते हैं, या फिर जब हम किसी एसडीएम को देखते हैं, हम किसी डीएम को देखते हैं, हम किसी एसपी को देखते हैं, ये सब क्या है,
ये सब सरकार के ही तो मूर्त रूप है मेरे भाई, ये सरकार के ही तो मूर्त रूप है जो मुझे सामने से दिख रहे हैं। मूर्त रूप मतलब मूर्ति के रूप में जो सामने खड़ा है। तो सरकार का जो मूर्त रूप है वही तो क्या है, शासन है। सॉरी, जो शासन का मूर्त रूप है, शासन का जो मूर्त रूप है, जो मूर्ति के रूप में सामने है, उसी को तो क्या बोलेंगे साहब, वही तो सरकार है। वही तो क्या है, सरकार है। और भैया ये जो सरकार है, इस सरकार के 3 अंग होते हैं भाई, इस सरकार के ही 3 अंग होते हैं। इस सरकार के 3 अंग क्या होते हैं, आपने बहुत पढ़ा होगा पहले भी, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, आप सभी परिचित हैं इससे बहुत अच्छे तरह से। बस मैं थोड़ा सा अलग फ्लेवर लगा के आप लोगों के सामने रख रहा हूं, टेबल पे थोड़ा सजा के रख रहा हूं ताकि आपको ये डिश अच्छी लगे। तो सरकार का जो सरकार होती है वो शासन का एक मूर्त रूप होती है, हमने एक्सप्लेन कर लिया। और सरकार में क्या आता है, सरकार में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होती है विधायिका। सरकार किन लोगों से मिलकर बनती है, विधायिका। दूसरा कार्यपालिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। तो भाइयों हमने बात करी कि शासन का मूर्त रूप और शासन, इन 3 के द्वारा ही तो होता है साहब। शासन, प्रशासन, ये 3 ही तो चीज बैलेंस करके देखते हैं। ये तीनों ही तो बॉडी हैं जो तीनों आपस में संतुलन बनाते हुए शासन प्रशासन को आगे बढ़ाती है। तो यही मूर्त रूप होता है जो हमें सामने से दिखता है। विधायिका में हमारे पूरे कौन आ गए, विधायिका में हमारा पूरा केंद्र आ गया, हमारी पूरी संसद आ गई, जिनका काम क्या होता है, विधि बनाना, कानून बनाना। जिनका काम क्या होता है, विधि बनाना, कानून बनाना, विधि बनाना। कौन होगा इसमें, केंद्र या फिर संसद, केंद्र या फिर संसद। कार्यपालिका में क्या हो गया भाई, कार्यपालिका में जितने भी लोग, ये जो यहां से विधि बनेगी, ये जो यहां से कानून बनेगा, उस कानून को लागू करवाने के लिए, उस शासकीय आदेश को जमीन पर धरातल पर लागू करवाने के लिए जो लोग काम करेंगे वो कौन होगा, दैट इज कॉल्ड कार्यपालिका, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। करेक्ट, आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। कार्यपालिका तो ये वही लोग होंगे जिसमें मंत्री भी होंगे और जिसमें अधिकारी भी होंगे और कर्मचारी भी होंगे। इन सारे लोगों का ही तो काम है काम करना, तभी तो इसका नाम रखा है कार्यपालिका। तीसरी बात है भैया न्यायपालिका, और न्यायपालिका में मेन रूप से कौन कौन आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और फिर इनके अंतर्गत जो भी क्षेत्रीय न्यायालय हैं वो सब काम करते हैं। तो ये बैलेंस सिस्टम एक बना हुआ है हमारे देश में। कानून ऐसे बनेगा, जब वो कानून बनेगा तो फिर वो धरातल पर लागू होगा, और कानून बनाने का काम कौन करेगा, वो विधायिका करेगी, और उसको लागू करवाने का काम कौन करेगा, वो कार्यपालिका करेगी। और अगर यहाँ कुछ दिक्कत होती है, कुछ ऊंच नीच होती है, कुछ किसी के अधिकारों का हनन होता है या संवैधानिक नियमों का उल्लंघन होता है, या भारत के नागरिकों के लिए जो संवैधानिक प्रावधान संविधान में किए गए हैं अगर उनका उल्लंघन होता है, तो उसके लिए कौन बैठा है साहब, उसके लिए ये है ना साहब, माननीय न्यायालय, न्यायपालिका। तो ये सिस्टम होता है, इसको आप अच्छे से समझ लें। मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम वापस आते हैं भारत के संवैधानिक विकास पर। और भारत का संवैधानिक विकास मैंने बोला था कि हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, वही ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितना भी शासन हुआ भारत के अंदर, और दूसरे में पढ़ेंगे कि जब भारत की सत्ता की बागडोर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तब क्या क्या अधिनियम आए, तब कौन कौन से एक्ट बने, तो फिर हम उसमें वो पढ़ेंगे। और इस तरह से 1947 तक पहुंचेंगे, भारत की स्वतंत्रता तक पहुंचेंगे, और तब होगा हमारी संविधान सभा का गठन। मेरे दोस्तों यात्रा बहुत लंबी है। जो संविधान वेत्ता थे, जो संविधान निर्माण कर रहे थे, जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे, उन्होंने कितना कुछ देखा होगा इस दिन के लिए। फिलहाल अभी समझेंगे हम बहुत अच्छे से
इसी यात्रा पर हम निकल रहे हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड की थी, एलिजाबेथ फर्स्ट, उनसे चार्टर लेकर इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और यहाँ पर उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। और व्यापार करने का जो चार्टर लेकर आई थी, जो लाइसेंस लेकर आई थी, वो एक अधिकार था, साथ कोई और कंपनी उस समय नहीं आएगी, कोई और कंपनी नहीं करेगी व्यापार। तो एक मोनोपोली थी, एक मोनोपोली थी किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो व्यापार करने का अधिकार था और उसी के परिणाम स्वरूप भारत में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आधारशिला रख दी थी। अब ऐसा बोला जाता है कि भैया भारत का संविधान है, भारत के संविधान के लिए एक लाइन अक्सर बोली जाती है कि भारत का जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, किसी भी क्रांति का परिणाम नहीं है, कोई भी क्रांति का परिणाम नहीं है, अपितु अंग्रेजों द्वारा जो भारत पर शासन किया गया, अंग्रेजों द्वारा जो भी भारत पर शासन किया गया, उस शासन को करने के लिए जो अधिनियम बनाए गए, उनकी परिणति है भारत का संविधान। आप लोग समझिए मैं क्या कह रहा हूं? मतलब इस लाइन को लिखे अगर कि भैया भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान, भारत का संविधान किसी क्रांति का परिणाम नहीं है। इस लाइन को याद कर लेना महोदय, किसी क्रांति का परिणाम नहीं है, अपितु भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अधिनियमों की परिणति है। आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। लुक, भारत का जो संविधान है ना, वो किसी भी क्रांति का परिणाम नहीं है, अपितु भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अधिनियमों की परिणति है। इस बात को समझो कि भारत पर शासन करने के लिए जितने भी अधिनियम बनाए जाएंगे अभी 1947 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, वो अधिनियम आधार होंगे हमारे संविधान का। क्योंकि हमने उन अधिनियमों से ही बहुत कुछ सीखा है, उन अधिनियमों से ही बहुत सारे नियम, बहुत सारे उपनियम, बहुत सारे अनुदेश, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को निकालकर हमारे संविधान में रखा है। हमारे भारतीयों के हिसाब से क्या चीज सही बैठेगी, क्या चीज सटीक बैठेगी, तब हमने अपने संविधान को बनाया। अभी 1935 का अधिनियम भी आएगा माय डियर फ्रेंड्स। 1935 के अधिनियम से सबसे ज्यादा आर्टिकल लिए गए हैं हमारे संविधान में, क्योंकि 1773 से कहानी शुरू होती है और वो सुधार होते होते, इवोल्यूशन होते होते, विकास होते होते, कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी चीजें लास्ट में जाके 1935 के अधिनियम में भारतीयों के पक्ष में होती हुई दिखती हैं। और इसीलिए 1935 के अधिनियम से बहुत सारे आर्टिकल्स हमारे संविधान में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मिलते हैं, थोड़े बहुत आमूल चूल परिवर्तन करने के बाद। पढ़ेंगे अभी आगे, सब चीजें समझ आएंगी। तो इस लाइन को अच्छी तरह से आप लोग समझ लेना, इस लाइन को अच्छी तरह से याद कर लेना। भारत के संवैधानिक विकास क्रम को दो भागों में बांटा जा सकता है। बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से हम इसको लेकर आगे चलेंगे। बस आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। बस मेरी अपील है आप सबसे, अगर अच्छे से आगे बढ़ना है तो। पहली बात हम देखेंगे कि
कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत था, कब से कब तक साहब? 1773 से लेकर 1853 तक। और दूसरे में हम देखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत था साहब, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, और ये जो समय था, ये जो कालखंड था, 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका बस्ता बंद हो जाता है साहब। 1858 से पहले ही यहाँ 1853 एक्ट के अंतर्गत ही इसका बस्ता बंद हो जाता है, इसको घर वापसी हो जाती है। अब कुछ लोग यहाँ पर रहकर कंपनी के देखेंगे सारी चीजें, लेकिन जो महत्वपूर्ण जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, जो सारी चीजें होती हैं, वो सब ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले लेता है। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां तक पहुंचते पहुंचते इतना शोषण कर देती है, इतना अत्याचार कर देती है, तो ब्रिटिश क्राउन को लगता है कि यार यहां से बैठे बैठे ये चीजें कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो व्यवस्था में चेंज करती है। लेकिन चेंज करके क्या शोषण बंद हो जाएगा? क्या भारत का आर्थिक दोहन बंद हो जाएगा? क्या अत्याचार खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि सच बात यह है कि वो और बढ़ जाएगा। पढ़ेंगे आगे, देखेंगे आगे। तो हमने भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा। पहला कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या अधिनियम बने। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में क्या क्या अधिनियम बने, क्या क्या एक्ट बने 1858 से 1947 तक। राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में क्या क्या कानून आए साहब। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला एक्ट था महोदय, सबसे पहला एक्ट था श्रीमान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको भी इन डिटेल अभी पढ़ेंगे, परेशान बिल्कुल ना हो। इसके बाद इसी के अंतर्गत जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, अब ऐसा मानो कि चार्टर एक लाइसेंस लेकर ये भारत आए थे और इसके अंतर्गत इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया और 20 साल के लिए लाइसेंस दिया गया इस कंपनी को कि भैया 20 साल के लिए हम ये लाइसेंस दे रहे हैं, आपको 20 साल बाद फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा भाई, 20 साल बाद फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा आपको ये। तो 20 साल बाद फिर से रिन्यू होता है, फिर 20-20 साल करके आगे इस तरह से शासन आगे बढ़ता है कंपनी का। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसी के अंतर्गत इसी में दो छोटे छोटे एक्ट आए। क्या? एक तो आया साहब 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। और दूसरा आया 1784 का, ये इसी का संशोधित रूप थे। ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ ही नया था, कुछ अलग से था, इसमें कुछ परिवर्तन कर जो इनको लगा वो यहां पर इसमें ऐड करा। 1784 रेगुलेटिंग एक्ट। महोदय, इसके ठीक 20 साल बाद 1793 का चार्टर एक्ट आता है। 1793 का चार्टर एक्ट आता है महोदय। इसके ठीक 20 साल बाद फिर से 1813 का चार्टर एक्ट आता है। देखो, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली मेरे दोस्तों, यही हमें याद करना है, यही समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। चीजों को कनेक्ट करते हुए चलो, फैक्ट्स को कनेक्ट करते हुए चलो, कुछ भी याद करने जैसा या रटने जैसा कुछ होता नहीं है। बस आपने इंटरेस्ट लेना है, ये समझना है कि मैं खुद इस देश का नागरिक हूं, मेरे भारत के संवैधानिक विकास में क्या क्या घटनाएं घटी, उसको थोड़ा जिज्ञासा, थोड़ा क्यूरियोसिटी अपने अंदर पैदा करो। 1793 का चार्टर एक्ट आता है साहब, इसके ठीक 20 साल बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 का चार्टर एक्ट आता है। अगेन 20 साल बाद
1833 का चार्टर एक्ट आता है साहेब, और इसके ठीक 20 साल बाद फिर 1853 का चार्टर एक्ट आता है, और यहां यात्रा हो जाती है समाप्त। किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक चीज याद रखने वाली है कि आप यहां देखो कि भैया यहां 20 वर्ष, यहां भी 20 वर्ष, इस तरह से आप इसको याद कर लेना माय डियर, और यहां भी 20 वर्ष। तो ऐसे कहानी चल रही है, कुछ नया थोड़ी है। ये सारी चीजें वो हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं, पहले सुनी है। ऐसा कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी स्टूडेंट या मेरा कोई भी दोस्त जो अभी बैठा हुआ मेरी क्लास देख रहा है, ऐसा कोई नहीं जिसको ये सब नहीं पता। सब पता है मेरे दोस्तों, लेकिन इसको सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजी में, घटनाओं को कनेक्ट करके बस दिमाग में रखने की आवश्यकता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो यहां से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं अकेला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, हम दोनों मिलकर करेंगे। तो एक से बड़े दो, तो हम दो हैं, तो हम दोनों मिलकर करेंगे, कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। 73 के बाद सब 20 साल यहां प्लस हुए, 20 साल यहां प्लस हुए, 20 साल यहां प्लस हुए और 20 साल यहां प्लस हुए, और यात्रा हो जाती है यहां समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी, गेम ओवर। गॉट इट? अब यहां से भारत का जो शासन होता है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है, मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में चला जाता है। जो ब्रिटिश का राजा होता है ब्रिटेन का, डायरेक्ट उनके हाथों में चला जाता है, भैया महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है। तो यहां से जो शासन नए बनते हैं, यहां से जो आगे की कहानी स्टार्ट होती है वो क्या है साहब? सबसे पहले तो देखो एक चीज याद रखना, यहां कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं आएगा, यहां कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम नहीं आएगा, लेकिन यहां से नाम शुरू हो जाएगा भैया भारत सरकार अधिनियम। यहां से नाम शुरू हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 पहला आएगा, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, 1858। दूसरा आएगा भैया इंडियन काउंसिल एक्ट। कोई इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बट क्रम है इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा साहब ये 1861 में। कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं यहां से, समझना ध्यान से। अगला आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट अगेन आएगा और ये होगा 1892। और इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत परिषद अधिनियम 1909। यही तो होता है मार्लेमेंटो सुधार, यही है साहब 1909। आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद में आता है 1909 के बाद में भारत सरकार अधिनियम 1919, और ये होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। और इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट thoroughly entire journey of this constitutional history. So भारत सरकार अधिनियम 1935 इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद आगे आता है हमारा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940। फिर आता है साहब क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। फिर आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946। और इसके बाद आता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना ये बहुत ही बेकार योजना थी बंधु, इसी ने भारत और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े किए थे।
तो इसके बाद आता है माउंटबेटन योजना, और चूंकि ये भी 1947 में ही आती है। और फिर आता है साहब भारत सरकार अधिनियम 1947, या फिर भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये जर्नी यहां से शुरू होती है और यहां से चलते चलते यहां पहुंचती है। तो हमने देखा कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत एक चीज गौरतलब है, बहुत ध्यान से इस चीज को अपने दिमाग में बैठाना, कि जब इसके अंतर्गत ये यात्रा चलती है तो हर जगह भारत सरकार लगा हुआ है। देख लो, भारत सरकार अधिनियम, इंडियन आ गया, यहां भी इंडियन आ गया, भारत परिषद, भारत सरकार अधिनियम, अगस्त प्रस्ताव, ये अलग प्रस्ताव है। एक्चुअली ये मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक हैं। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, ये हिस्ट्री के टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री के, कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे संविधान की यात्रा को, संविधान बनाने की तरफ। मैंने इसलिए इनको यहां जोड़ दिया ताकि हम चीजें कनेक्ट कर सके, ताकि हम आपस में जोड़कर पूरी घटना को, पूरी कहानी को समझ सकें। तो इससे परेशान नहीं होना है। भारत सरकार अधिनियम के बाद इसी कालखंड में अगस्त प्रस्ताव आता है 1946 में, क्रिप्स प्रस्ताव आता है फिर 1942 में, फिर कैबिनेट मिशन आता है, और ये सारे भारतीयों को खुश करने के लिए आते हैं। बस आप ऐसा मान लो कि ये केवल लॉलीपॉप होते हैं भारतीयों को देने के लिए कि आप खुश हो जाओ, चूसते रहो इसको, बट ऐसा होता नहीं है। और ये स्थिति आगे बढ़ती, धीरे 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 विकास करते करते हम पहुंच ही जाते हैं आखिरकार फाइनली जो हमारा गोल होता है 1947 पे, जब हम आजाद होते हैं, और यहीं अंतरिम सरकार बनेगी और यहीं से हमारी संविधान सभा का गठन होगा। तो हमने पढ़ा कि भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत कैसे कैसे हमारे एक्ट बनेंगे, यही हम आगे पूरा पढ़ेंगे, और फिर हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस चीज को बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया। आशा करता हूँ क्लास बहुत अच्छी रही। आप प्लीज अपने नोट्स बनाते हुए चले, अच्छे से तैयारी करें और अपने समय को बिल्कुल बर्बाद न करें। मेरी शुभकामनाओं के साथ क्लास को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो, खुश रहे, धन्यवाद।